हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, अनलर्निंग पाठशाला जेई मेंस और नीट की पीवाईक्यू सीरीज लाया है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के नीट के क्वेश्चंस। इससे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के जेई मेंस के क्वेश्चन जितने भी थे 2020 के जैन अटेम्प्ट तक, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। जल्द ही अभी आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स के और बाकी जितना भी है 2020 के सितंबर अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका भी डिस्कशन अभी करेंगे आने वाले वीडियो में। चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 1? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर बता रखा है, एंट्रोपी चेंज बताना है। कब? जब आइस आपका मेल्ट करेगा किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब डेल्टा एस फ्यूजन बताना है आपको, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अपन डेल्टा एच फ्यूजन, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन जो भी टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट का है। तो आप इसमें पुट कर दीजिए। अब देखो सब में यूनिट आपकी कैलोरीज आ रही है, तो इसको किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। 1.435 इंटू 1000 अपॉन 273, ये लगभग 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड के ऊपर था, बस आपको ये फॉर्मूला जानना था। फेज ट्रांजिशन में जब भी कोई सब्सटेंस का फेज ट्रांजिशन होता है, आप हमेशा डेल्टा एच वो फेज ट्रांजिशन वाली इस्तेमाल करते हो अपॉन जिस टेम्परेचर पे वो फेज ट्रांजिशन होता है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ये सवाल था इंट्रोपी चेंज का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर बता रखा है इतना कुछ। इंटर एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बताना है आपको। तो आप देख सकते हैं पानी है, वेपराइजेशन मतलब वो लिक्विड से किस में जा रहा है आपका? H2O गैस। तो इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू अपने आप कितनी हो गई? 1 आ गई। अब देखो, और वैसे भी देखो 1 मोल H2O लिक्विड किस में जा रहा है? 1 मोल गैस में जा रहा है। अब ऐसा आपने अज्यूम क्यों कर लिया? क्योंकि आपकी जिसमें डेल्टा एच वेपराइजेशन पर मोल के लिए दे रखी है, तो आपका 1 मोल ही बनेगा गैस का। इसका मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू आर कितना हो जाएगा? और इंटू टी। यहाँ पे पुट कर दीजिए। ध्यान रखिए जो भी आप टेम्परेचर यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में, केल्विन वाला पुट करना, ठीक है। डेल्टा यू की वैल्यू आप निकालिए, कितनी आ जाएगी? डेल्टा एच माइनस आर इंटू टी, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 40.66 किलो जूल पर मोल के लिए है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू भी बना जाएगी, ठीक है। और इसके बाद माइनस 8.314 इंटू टेम्परेचर आपका 373 अपॉन 1000, तो 2 लगभग के आसपास आ जाएगा। 2 से माइनस करेंगे तो 38 से थोड़ा सा कम, 38 से थोड़ा सा कम, इसका मतलब ए आंसर। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली दिख रहा है कि 2 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 38 से थोड़ा सा कम, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आसपास कहीं ऑप्शन होता तो हम एक्यूरेट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन इंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, मतलब जहां पे इंट्रोपी चेंज क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव आ रहा है, और डेल्टा जी नॉट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो देख लेते हैं। डेल्टा जी क्या होता है बेटा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। अगर ये टी डेल्टा एस नॉट आपका पॉजिटिव है तो पूरा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डेल्टा जी नॉट हमेशा डिक्रीज करता रहेगा जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते रहोगे। अब इसमें अपन को ये देखना है कि इंट्रोपी चेंज किस में पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें देखो सॉलिड से किस में जा रहा है? ये गैस। और डेल्टा एनजी इसमें, इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव है। इसका मतलब इंट्रोपी इसमें क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसमें इंट्रोपी क्या हो रही है? घट रही है, क्योंकि मोर गैसियस सब्सटेंस से लेस गैसियस सब्सटेंस जा रहा है। इसमें भी वही हो रहा है, इंट्रोपी घट रही है, आपकी डेल्टा एनजी की वैल्यू माइनस में है। यहाँ पे भी आपका डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब लगभग एंट्रोपी चेंज क्या है? एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब
पॉजिटिव तो बस अपन को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ए। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आपको ये लास्ट वाली लाइन कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिंपल आप इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव देखना था बस आपको, और क्वेश्चन ने कंफ्यूज कर दिया। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि सर अब क्या करें। आपको सिर्फ इंट्रोपी चेंज देखना था, इसमें पॉजिटिव किस में आएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। When 5 liter of gaseous mixture of methane and propane is perfectly combusted at 0 degree Celsius and 1 degree Celsius 1 atm, मतलब STP कंडीशन है, ठीक है। 16 liter of oxygen at the same temperature and pressure is consumed. 16 लीटर ऑक्सीजन आपकी यूज हुई है, कितने लीटर मिक्सचर के लिए? 5 लीटर में। अब अपन को ये तो पता ही नहीं है कि मीथेन का वॉल्यूम कितना है इसमें 5 लीटर में, और प्रोपेन का कितना है, वही आपको सोचना है। एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर इज कंज्यूम, ठीक है, दोनों को सेम प्रेशर टेम्परेचर पे कंज्यूम किया गया है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज फ्रॉम दिस कंबशन, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कि कितने मोल अपन ने CH4 के कंबशन किए और कितने मोल प्रोपेन के कंबशन किए। तो पहले अपन मोल निकालें, इससे पहले अपन इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। 5 लीटर में से CH4 की कितनी वॉल्यूम है, मोल अपने आप आ जाएंगे क्योंकि STP कंडीशन है। तो ऐसा करते हैं, आप कंबशन रिएक्शन लिखिए CH4 की, क्योंकि मीथेन बता रखा है। ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बेटा, CO2 और H2O। यहाँ पे आपका 2 ये हो जाएगा। अब ऑक्सीजन आपका कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो अगर मान लेते हैं इसका x लीटर कंबशन हुआ है, 1 लीटर के साथ कितना कंबशन होता है 2 लीटर, x लीटर के साथ कितना कंबशन होगा इसका, कितनी यूज आएगी ऑक्सीजन 2x, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोपेन पे, C3H8 प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस H2O, ये हो गया। C3 मतलब यहाँ पे थ्राइस आ जाएगा, H8 मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5। तो अगर मान लेते हैं कि ये 5 माइनस एक्स होगा, क्योंकि आपका पूरे मिक्सचर का 5 लीटर है, इसका मतलब प्रोपेन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। इसमें ऑक्सीजन देखो कितनी चाहिए, प्रोपेन में 1 लीटर के लिए 5 लीटर चाहिए, 5 माइनस एक्स के लिए कितनी चाहिए होगी 5 इंटू 5 माइनस एक्स। इन दोनों अमाउंट को आप प्लस कर दीजिए और इसके बराबर कर दीजिए। 16 लीटर ऑक्सीजन की कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन ने पहले ही बता रखा है। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 25 माइनस 5x इज इक्वल टू 16, ठीक है। 3x इक्वल टू 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये हो गया। अब देखो, अभी तो अपन को ये पता चला है कि CH4 की कितनी वॉल्यूम है, इसका मतलब 3 लीटर इसकी है और 2 लीटर इसकी है, पर कितने मोल इसके कंबशन हुए ये इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी तो बस ये पता चला है कि कितनी लीटर वॉल्यूम है दोनों गैस की। तो देखो 1 मोल जब अपन यूज करते हैं CH4 का, तो इतनी एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो हम पूरी ओवरऑल एनर्जी रिलीज देख लेते हैं, डेल्टा H रिलीज्ड। रिलीज बोल रहा हूँ, इसका मतलब नेगेटिव अपने आप हट गया, रिलीज का मतलब ही निकलना होता है, ठीक है। तो इसके आप मोल निकाल लीजिए, 1 मोल में इतनी यूज होती है, इसका मतलब इसमें कितने मोल है 3/22.4 इंटू 890। ये तो किसकी वजह से एनर्जी रिलीज है, CH4 की वजह से, प्लस इसका भी तो कंबशन हो रहा है प्रोपेन का, तो इसका कितना आपका मोल कंज्यूम हुआ 2/22.4 इंटू 2220। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे लगभग आ जाएगी 317 के आसपास, मतलब इतनी आपकी किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A reaction having equal energy of activation of forward reaction and reverse reaction। एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म बस एक ही जगह आता है डेल्टा H में, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ये दोनों बराबर है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या है 0, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे ऑप्शन क्यों दिए हैं, कंफ्यूज करने के लिए।
आपको बस ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए था, अपने आप सवाल का आंसर आ जाता। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस। आप सोचिए कोई गैस एब्जॉर्ब हो रही है किसी मटेरियल के अंदर, इसका मतलब रेंडमनेस क्या हो रही है, दौड़ भाग क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब इंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इंट्रोपी का तो पता चल गया, इंट्रोपी कम हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। और दूसरी बात बोला है कि ये एड्सॉर्प्शन जो है ये आपका स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव। और डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। अब आप सोचिए कि डेल्टा जी नेगेटिव कब होगी। डेल्टा जी का एक्सप्रेशन होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। और ये पूरा ओवरऑल क्या चाहिए अपन को, नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, तभी तो स्पॉन्टेनियस हो पाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इज नेगेटिव। कहां पर है भैया डेल्टा एस इज नेगेटिव, दो ऑप्शन में ए और बी। और दूसरी बात अपन को ये देखना है कि डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। सोच समझ के क्लिक करने इस तरीके के क्वेश्चंस को, एक बार लॉजिक निकल जाए तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके इस सवाल को करना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन X2O4 टू गिव 2XO2, डेल्टा यू की वैल्यू बता रखी है, डेल्टा एस की वैल्यू बता रखी है, डेल्टा जी की वैल्यू आपको बतानी है। डेल्टा जी का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन है, आप अपने आप से पूछिए। नहीं गिवन है। क्या अपन डेल्टा एच की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन पुट कर दो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ऐसा हो गया। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 2.1 किलो कैलोरी। अब देखो सारे ऑप्शन में किलो कैलोरी, तो आपको इसको ऐसी की ऐसी रहने देना है। प्लस डेल्टा एनजी आर टी, डेल्टा एनजी की वैल्यू देखो कितनी है, स्टोक्योमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, समेशन कितना है, 2 माइनस 1 माइनस 0, कुछ भी नहीं है यहाँ तो क्योंकि ये लिक्विड आपका। इसका मतलब प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि कैलोरी में इतना होता है। टेम्परेचर कितना है, 300 अपॉन 1000। ऐसा हो गया, ये तो किलो कैलोरी में आ गया आपका, माइनस 300 इंटू 20, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से निकालिए आप, आंसर कितना आ रहा है, 2.1 प्लस 300 कॉमन ले लीजिए आप। तो यहां से आपका कितना आ गया, अच्छा ये कैलोरीज में है, और किलो कैलोरीज में है तो इसको भी 1000 से आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि अपन को किलो कैलोरीज में चाहिए। तो 3000 अपॉन 1000 पूरा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 20, इतना लगभग आ जाएगा। तो 2.1 प्लस 300 बाय 1000 इंटू 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.1 माइनस 4.8 किलो कैलोरी। इसका जब आप आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2.7 किलो कैलोरीज। आंसर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी थी और इस क्वेश्चन को आप करते रहते, अपना आप इसका सवाल का आंसर जल्दी आ जाता। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज, इतना बता रखा है। हीट रिलीज कितनी होगी अगर इतनी CO2 आपको प्राप्त हुई है, किससे, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो अपन पहले देख लेते हैं हीट ऑफ कंबशन। 1 मोल कार्बन के लिए तो बता रखी है, कितने मोल कार्बन के लिए, 1 मोल कार्बन का जब आप कंबशन करते हो तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अगर इतनी CO2 बनी है, इसका मतलब कार्बन कितना जला है ये अपन को निकालना पड़ेगा। तो C प्लस O2 गिव CO2। तो जितने मोल आपके CO2 के बनते हैं उतने मोल आपके कार्बन
का कंबशन हुआ है। तो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन यूज्ड। तो मोल्स ऑफ कार्बन यूज्ड कितने हो जाएंगे, तो आप CO2 कितनी निकली उसके मोल निकाल लीजिए, 35.2 अपॉन 44। इसको जब आप निकालोगे तो ये 88 आएगा, 4 से आप डिवाइड कर लीजिए तो 8.8 अपॉन 11, इसका मतलब 0.8, इतना आपका कार्बन यूज्ड हुआ है। लेकिन जब 1 मोल यूज होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, 0.8 यूज होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा H फॉर्मेशन या रिलीज्ड आप बोल सकते हो, क्योंकि सारे ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है तो सब साइन के साथ बताना है अपन को, वरना वैसे तो क्वेश्चन ने अगर रिलीज्ड बोला है तो इसको सारे ऑप्शन पॉजिटिव में देने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी गलती कभी कभार हो जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। अब उसने नेगेटिव पॉजिटिव दे ही रखा है तो हम साइन के साथ बताएंगे, जैसा आपका एग्जामिनेशन है आप उस हिसाब से ही चलिए। 0.8 इंटू माइनस ऑफ 393, ठीक है, तो ये लगभग 400 आ जाएगा, 400 मतलब 32 पॉइंट, इसको अगर आप 400 मान लीजिए, 400 इंटू 0.8 320 के आसपास, तो माइनस 314, ये लगभग इतना आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि 400 से थोड़ा सा छोटा है। तो कैलकुलेट अगर नहीं भी करते डायरेक्ट कर लेते हैं तब भी आंसर आपका आ जाता। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। हम क्या चाहते हैं कि ये वाली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो चाहे कोई सा भी टेम्परेचर आपका गिवन हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन हो, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर आपको पूरा नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब डेल्टा H तो आपका नेगेटिव होना चाहिए ताकि वो कभी भी नॉन स्पॉन्टेनिटी वाला फैक्टर नहीं आ पाए। अब ये पूरा फैक्टर अगर नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब डेल्टा S आपकी क्या होनी चाहिए, ऐसा क्या आप ये पूरा फैक्टर पूरा का पूरा नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब डेल्टा एस क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल द टेम्परेचर शुड बी डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस, मतलब परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस, अगर कोई भी आइडियल गैस आपका आइसोथर्मली चेंज हो रही है यहाँ से यहाँ तक, तो आपका एक फॉर्मूला आपका यूज होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू एनआरटी एलएन पी आई आई पी एफ, टी नहीं आता है, ठीक है, प्लस एनसीवी एलएन टी एफ बाय टी आई। अब आइसोथर्मली इसका मतलब ये वाली चीज तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अच्छा ये पी आता है, अगर आपका प्रेशर वाला टर्म यूज कर रहे हो तो सीपी आता है, और अगर आप सीवी वाला टर्म यूज करते हो तो प्रेशर की जगह वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा टर्म गया क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन आर एल एन पी आई बाय पी एफ। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, ये एक ही ऑप्शन में है, 2 में। अच्छा ये ध्यान रखें, ये डेल्टा एस सिस्टम की या फिर गैस की बोल सकते हो आप, क्या ये सराउंडिंग की है या टोटल है, नहीं, ये सिर्फ गैस की है, किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, सराउंडिंग के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 11, a gas is allowed to expand in a well isolated container। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से सुने, well isolated container, इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0, against a constant external pressure 2.5 atm from an initial volume 2.5 liter to final volume 4.5 liter, the change in internal energy of the gas in joule will be, डेल्टा U की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, W के बराबर। अच्छा W की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, माइनस P एक्सटर्नल, क्योंकि आपका कांस्टेंट है तो माइनस P डेल V आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर यूज करना, गैस का प्रेशर मत यूज करना, 10 बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा जिस एक्सटर्नल प्रेशर पे आपका एक्सपांशन होता है उसी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की ही वैल्यू पुट करो। तो 2.5, अब ये देखो एटीएम और ये लीटर, एक एटीएम लीटर होता है 101 पॉइंट समथिंग कुछ जूल के बराबर, ठीक है। तो -2.5 इंटू
4.5 माइनस 2.5, तो ये क्या आपका कितना आ जाएगा माइनस, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करा तो 5, लेकिन आपको एटीएम लीटर में तो चाहिए नहीं है, तो 101 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 505, तो माइनस 505। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन था। मैं अभी भी बोल रहा हूँ सब बच्चों से, ये हमेशा पी एक्सटर्नल वाला यूज करना है, किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दे रखी है, रिएक्शन अपन को स्पॉन्टेनियस चाहिए। ठीक है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी स्पॉन्टेनिटी, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होता। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो डायरेक्टली अपन देख लेते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही वाला एक्सप्रेशन यूज करा है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनिटी का डायरेक्शन बदलेगा किसी टेम्परेचर पे, और वही टेम्परेचर अपन को निकालना है। अब अपन को स्पॉन्टेनिटी कंडीशन क्या होती है, डेल्टा जी लेस देन 0, इसका मतलब डेल्टा एच कम होना चाहिए टी डेल्टा एस से, तो टेम्परेचर किससे ज्यादा होना चाहिए, डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा एस से। ये जब आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 355.5 इंटू 1000 अपॉन 83.6, ये लगभग 400 के आसपास आएगा। इसका मतलब टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 425 केल्विन। सिंपल सवाल था, स्पॉन्टेनिटी के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता रखी है x2 की, y2 की, xy की, इतनी डेल्टा एच फॉर्मेशन xy की आपको इतनी बता रखी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2। अब देखो अपन को, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसी की पता नहीं है, लेकिन अपन को डाटा में एक चीज पता है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ xy। तो आप जिसका डाटा गिवन है उसी की रिएक्शन आप लिख दो। फॉर्मेशन दे रखी है xy की कितनी, इतनी, तो फॉर्मेशन बनाना है किसका, xy का, किससे, इसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से। क्या चीज है, x2 और y2, तो इसका मतलब इसमें कॉम्प्रोमाइजेशन होगा, तो हाफ और इधर भी हाफ। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच फॉर्मेशन को, आपकी xy को डेल्टा एच एटोमाइजेशन का समेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। सर आपको पता किस चलता है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। अब देखो क्वेश्चन में डाटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का दे रखा है, तो हमने पहले ही अंदाजा लगा दिया कि इसमें डेल्टा एच एटोमाइजेशन वाला कंसेप्ट लगेगा, तो डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, अब ये ऑलरेडी बता रखा है, ये गैस में है। अगर गैस में नहीं होता तो अपन को वो भी चीज गिवन होती, अगर सॉलिड में होता तो सब्लिमेशन वाला डाटा भी गिवन होता। तो एटोमाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपके यहाँ पे दो हैं, और स्टोकियोमेट्री का बिल्कुल ध्यान रखें, हाफ इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है। अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका x2 की गिवन नहीं है, तो मैं x मान लेता हूं, ठीक है x मान ली, प्लस हाफ इंटू y2 की कितनी देखो 0.5, मतलब अगर इसकी x है, x2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी x है, तो y2 की कितनी हो जाएगी x/2 माइनस, और तो कोई रिएक्टेंट तो है नहीं, बस ये दो ही रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या है आपका, ये स्टोकियोमेट्री कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स वाई की डिसोसिएशन एनर्जी 1:1 है, इसका मतलब अगर x की x2 की x है तो xy की कितनी हो जाएगी, x ही रहेगी, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये 0.25 और 0.5, तो 0.75, इसका मतलब 0.75x माइनस x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 0.25x, और इस डेल्टा एच फॉर्मेशन की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, कितनी 200 किलो जूल पर मोल। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो 800 किलो जूल पर मोल। तो सिंपल आपका
आपका क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करा करो, जिसका डाटा गिवन हो उस रिएक्शन को लिख दो अच्छे से, और जो चीज निकालनी हो उसका वाला फॉर्मूला यूज करो। अब अगर आप सोचिए X2 का अगर सॉलिड भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के साथ साथ अब एक सब्लिमेशन एनर्जी भी देते, क्योंकि किसी भी चीज की बॉन्ड एनर्जी अपन तभी निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी का टर्म आएगा ही तब जब वो कंपोनेंट किस में हो, गैस स्टेट में। तो जब भी किसी के बॉन्ड तोड़ने होते हैं तो हम पहले उस सब्सटेंस को उसकी गैसियस स्टेट में ले जाते हैं, फिर उसके बॉन्ड को तोड़ा जाता है। ये ऑलरेडी गैसियस है तो हमने डायरेक्टली बॉन्ड एनर्जी का टर्म यूज कर लिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंट्रोपी इज नेगेटिव, मतलब इंट्रोपी नेगेटिव हुई है, मतलब इंट्रोपी घटी है। कहां पे इंट्रोपी आपकी घटी है? यहाँ पे देखो गैस की वॉल्यूम बढ़ी है, और गैस की वॉल्यूम बढ़ती है तो इंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में जा रहा है, रेंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब इंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डेल्टा एनजी की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये तो ये वाला ऑप्शन भी गलत, इंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए। डेल्टा एनजी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में, इसका मतलब यहाँ पे इंट्रोपी क्या हुई है, कम हुई है, तो ये वाला ऑप्शन सही। इवापोरेशन ऑफ वाटर, मतलब H2O किससे गया है आपका, लिक्विड से H2O गैस, इसका मतलब यहाँ पे भी इंट्रोपी इंक्रीज हुई है, अपन को देखना था इंट्रोपी कहाँ पे डिक्रीज हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन बोला है मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार। क्वेश्चन को वापस से पढ़िए, अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब ये प्रोसेस वापस से इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंडीशन है। हालांकि वर्क डन से मतलब है हमें, तो वर्क डन हम डायरेक्ट ही क्या लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल, जिसपे आपका एक्सपांशन हो रहा है, इनटू डेल वी। अब ये देखो ये आपका बार में दे रखा है, आंसर किस में चाहिए, जूल में, तो -2 बार इनटू वॉल्यूम चेंज कितना आपका हो गया, 0.25 लीटर से 0.1 लीटर से 0.25, इसका मतलब ये आपका कितना हो गया, 2 बार इंटू 0.15 लीटर, तो ये कितना आ गया माइनस, तो ये कितना आ गया 0.3 बार लीटर। अगर बार लीटर है अपन को किस में चाहिए, जूल में, तो 0.3 इंटू 100, तब जाके आपका जूल में आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, -30 जूल। अब वर्क डन बाय द गैस पूछा है, साइन के साथ दे रखा है, तो अपन को साइन के साथ ही बताना पड़ेगा, तो -30 जूल। बाकी बाय द गैस अगर आपको बोला भी है तो अपन को साइन लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारे ऑप्शन में साइन बता ही रखे हैं, तो अपन को साइन के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलिए अगली बार मिलते हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए नीट की, क्योंकि अब आने वाला है नीट भी, ज्यादा दूर नहीं है, तो इस PYQ सीरीज का बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़िए और आपके कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। जिस सवाल में भी आप अटके हैं उस सवाल को अच्छे से एक बार आप अपने नोट्स में देखिए, उस कंसेप्ट को सीखिए, आप सीखेंगे तो अपने आप अनलर्निंग पाठशाला भी बढ़ेगा। चलिए आप नए वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि वो नया वाला वीडियो और भी दिलचस्प होने वाला है, अच्छी वाली PYQ सीरीज लाने वाले हैं हम इसके बाद, तो वेट कीजिए। स्टे ट्यून ऑन अनलर्निंग।